बच्चों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको समाजशास्त्र प्रथम का तीसरा अध्याय जो कि सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन है, इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले अध्याय शुरू होने से पहले हम परिवार के मुख्य बिंदु आपको बता दे रहे हैं। इस चैप्टर में यह चैप्टर किन मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। तो यह जो चैप्टर हमारा है परिवार के स्वरूप, मातृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, वंश के आधार पर परिवार और जाति के आधार पर जितने भी आधार पर परिवार का विभाजन होता है और परिवार के प्रकार क्या होते हैं उसके बारे में आधारित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सबसे पहला जो मुख्य बिंदु ले लेते हैं वो परिवार का लेते हैं। तो देखिए, परिवार का अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिवार किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिवार कहते हैं हम, परिवार समाज की वह केंद्रीय इकाई होती है जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भाई भतीजे, पुत्र पुत्री आदि होते हैं और जो पारस्परिक स्नेह तथा उत्तरदायित्व की भावना से परिपूर्ण होते हैं। परंतु परिवार का वह रूप भारतवर्ष में ही पाया जाता है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे ही सम्मिलित होते हैं। यानी इसमें परिवार का अर्थ बताया गया कि परिवार क्या है और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिवार यानी कई पीढ़ियों के सदस्य जहाँ पर एक ही छत के निवास, हम एक आपको शार्ट परिभाषा बता दे रहे हैं कि जहाँ एक ही छत के नीचे कई पीढ़ियों के सदस्य निवास करते हैं और एक ही रसोई का बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। कई पीढ़ियों के मतलब 3 या 3 से अधिक परिवार के सदस्य, जिसमें भाई भतीजे, पुत्र पुत्री, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची इत्यादि सदस्य निवास करते हैं। तो ऐसे परिवार को हम सम्मिलित परिवार या संयुक्त परिवार कहते हैं, और जिसमें केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे निवास करते हैं उसे हम एकाकी परिवार कहते हैं। तो बच्चों, मेरे हिसाब से अब आपको परिवार के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कुछ जो हमारे समाजशास्त्री हुए जैसे मैकाइबर एवं पेज, इन्होंने परिवार की परिभाषा क्या दी। तो इन्होंने कहा कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने तथा लालन पालन करने की व्यवस्था करता है। यानी परिवार एक निश्चित यौन संबंध मतलब जिसमें निश्चित होता है कि हाँ, वे आपस में यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं तथा बच्चों को पैदा करने के लिए और उनका लालन पालन करने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम परिवार कहते हैं। दूसरे हमारे समाजशास्त्री थे किंग्सले डेविस के अनुसार, यानी किंग्सले डेविस ने कहा था कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें सगोत्रता के संबंध होते हैं और दोनों एक दूसरे के संबंधी होते हैं। सगोत्रता का अर्थ होता है समान गोत्र में, जहाँ पर दोनों यानी वर और वधू समान गोत्र के होते हैं और वे आपस में विवाह संबंध स्थापित करते हैं। तो ऐसे संबंध को हम परिवार कहते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी समान गोत्र से अर्थात समान जाति से संबंधित होते हैं। तो बच्चों, ये हमारे परिवार का अर्थ हुआ। अब देखते हैं परिवार की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। और एक बार पुनः बता दे रहे हैं कि यदि ये चैप्टर आपकी समझ में न आ रहा हो तो कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं, और यदि समझ में आ रहा है तो अधिक से अधिक इसको देखें और अपने मित्रों को शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो परिवार की मुख्य विशेषताओं की ओर हम चलते हैं। देखिए, परिवार की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो परिवार की कुछ मूलभूत विशेषताएं होती हैं जो सामान्य रूप से विश्व के समस्त परिवारों में पाई जाती हैं। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, परिवार की मुख्य विशेषताएं होती हैं, जो परिवार होता है उसकी मुख्य रूप से विशेषता क्या होती है, एक अच्छे परिवार की विशेषता क्या होती है जो समस्त परिवारों में पाई जाती है। तो देखिए, इसमें पति पत्नी का संबंध, यानी जो एक परिवार होता है उसमें पति पत्नी का संबंध होना अनिवार्य होता है। तो उनका संबंध जो होता है वो बहुत नाजुक होता है। इसी स्थिति में पति पत्नी का संबंध यदि नहीं रहेगा तो परिवार का निर्माण नहीं होगा। इसलिए एक अच्छे परिवार की यह विशेषता होती है कि उनके बीच पति पत्नी का संबंध जो होता है वो बहुत ही निर्मल होता है और इसी से ही एक अच्छे परिवार का निर्माण होता है। दूसरा है रक्त संबंधी संबंध, यानी रक्त संबंधी जो परिवार होता है उसके समस्त सदस्य जो होते हैं वो एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं, यानी जैसे माता पिता, पुत्र तो पुत्री, तो ऐसे संबंध जिसमें रक्त संबंधी संबंध जो यानी एक ही रक्त से संबंधित होते हैं उसमें
उसे हम परिवार कहते हैं। तीसरा है निवास स्थान, यानी जो एक ही छत के नीचे निवास करते हैं और एक ही रसोई का पका हुआ खाना खाते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। ये भी परिवार की हमारी विशेषता होती है। चौथा है आर्थिक सुरक्षा। अब आर्थिक सुरक्षा के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब परिवार होता है उसमें अनेकों प्रकार की समस्याएं भी आती रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके पास आर्थिक सुरक्षा भी, परिवार के सदस्य आर्थिक सुरक्षा बनाए रखते हैं, जिससे उनका परिवार का संतुलन बना रहता है। और सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य होता है कि वे समाज में अपने कर्तव्यों का बोध कराते हुए चलते हैं, जिससे समाज के लोग उनके प्रति उत्तरदायित्व की भावना बनाए रखते हैं, या कह सकते हैं कि समाज में उनकी स्थिति विचारणीय, यानी कह सकते हैं बहुत ही उच्च किस्म की होती है और उन्हें एक अच्छे परिवार के रूप में समझा जाता है। फिर सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान, यानी परिवार की मुख्य विशेषता यह होती है कि उन्हें और उनके जो बच्चे होते हैं परिवार के, उनको सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक होता है, जिससे एक सुसभ्य परिवार का निर्माण होता है। और जो अंतिम हमारी होती है परिवार की प्रमुख विशेषता, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, सीमित आकार, यानी जो परिवार का हमारे आकार होता है वो सीमित होना चाहिए, जिससे एक हम सभ्य और कह सकते हैं योग्य परिवार का मुखिया बन सकते हैं। यानी जो हमारे परिवार का आकार है वह सीमित होना चाहिए। सीमित परिवार का अर्थ हमारे दो से लिया जाता है, जिससे हम उनके समस्त कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं, यानी समस्त दायित्वों, अपने जो परिवार के मुखिया होने के नाते बच्चों के समस्त दायित्वों का पालन कर सकें। इसलिए परिवार का सीमित होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो हमारी परिवार की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं कि परिवार में पति पत्नी का संबंध बहुत आवश्यक होता है और उनके बीच रक्त संबंधी संबंध भी पाए जाते हैं, तथा एक ही निवास स्थान यानी एक ही छत के नीचे निवास करते हैं और आर्थिक सुरक्षा बनाए रखते हैं, सामाजिक सुरक्षा भी बनाए रखते हैं, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान भी होता है उन्हें, और परिवार का आकार जो होता है वो सीमित रखते हैं। तो ये जो हमारी विशेषताएं होती हैं परिवार को मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं या अच्छी परिवार की सूचक होती हैं। तो बच्चों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आगे देखिए बच्चों, हम बताते हैं परिवार के विभिन्न रूप, यानी परिवार, मैंने आप पिछले भाग में पढ़ा कि परिवार क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। और अगले हम इस देखिए बिंदु पर आते हैं कि परिवार के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। देखिए इसमें अलग अलग मैंने पृथक रूप से कर दिए हैं। तो परिवार के अनेक स्वरूप होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से परिवार को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यानी परिवार जो होता है वो कई प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो परिवार का विभाजन होता है वो दो श्रेणियों में ही होता है। नंबर 1 होता है संयुक्त परिवार, दूसरा होता है एकाकी परिवार। संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। तो देखिए बताया दे रहे हैं संयुक्त परिवार, अभी मैंने बताया आपको, जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य निवास करते हैं ऐसे, और एक ही छत के नीचे, यानी एक ही छत के नीचे निवास करते हैं और एक ही रसोई का बना खाना खाते हैं। तो ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। यानी इसमें कह सकते हैं दादा, पिता और उनके विवाहित बच्चे, जो 3 पीढ़ियों के सदस्य एक ही छत के नीचे निवास करते हैं और एक ही रसोई का बना हुआ खाना खाते हैं। तो ऐसे परिवार को हम क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। इसमें सत्ता जो होती है इस परिवार में, वो इस परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है, सबसे बड़ा व्यक्ति, उसके हाथों में निहित होती है, वही परिवार का संचालन करता है। दूसरा हमारा है एकाकी परिवार। तो एकाकी परिवार क्या होता है, देखिए संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। यानी जहाँ केवल पति पत्नी, यानी इसको सीमित परिवार भी कहा जाता है, जिसमें केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं और इसमें जो सत्ता होती है वो दोनों के हाथ में निहित होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा परिवार के रूप, यानी कह सकते हैं परिवार के अनेक स्वरूप होते हैं, तो लेकिन मुख्य रूप से उनको 2 श्रेणी में बांटा गया, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। अब देखते हैं किन किन आधारों पर परिवार का विभाजन किया जा सकता है। तो बच्चों देखिए, पारिवारिक संरचना के आधार पर परिवार का विभाजन या परिवार के प्रकार, यानी पारिवारिक संरचना के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो पारिवारिक संरचना के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक होता है पितृसत्तात्मक परिवार और दूसरा होता है मातृसत्तात्मक परिवार। बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। पहला होता है पितृसत्तात्मक परिवार, जिसमें पारिवारिक संरचना के आधार पर कहा गया है, तो पारिवारिक संरचना के आधार पर पितृसत्तात्मक परिवार, और दूसरा मातृसत्तात्मक परिवार। तो अब पितृसत्तात्मक क्या होता है परिवार, यानी इसमें जो सत्ता होती है, यानी परिवार का मुखिया जो होता है वो पिता होता है, यानी परिवार की जो सत्ता होती है वो पिता के हाथों में निहित होती है।
और उसके बाद में मातृ सत्तात्मक परिवार क्या होता है? मातृ सत्तात्मक परिवार में जो सत्ता होती है वो माता के हाथों में निहित होती है, यानी परिवार की जो मुखिया होती है वो माता होती है। लेकिन इसकी एक और विशेषता भी होती है कि जो पितृ सत्तात्मक परिवार होता है इसमें पिता की मृत्यु के बाद सत्ता जो होती है परिवार की वो उसके बड़े बेटे के हाथ में निहित हो जाती है, और जब उनके बड़ा पुत्र नहीं होता है तो उसके भाई के हाथ में निहित हो जाती है, यानी परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है कह सकते हैं पुत्रवंशी, तो उसके हाथों में चली जाती है। और मातृ सत्तात्मक परिवार में जो सत्ता होती है वो माता के हाथ में चली जाती है, और माता की मृत्यु के बाद यदि उसकी बड़ी बहू होती है तो उसके हाथों में निहित होती है, नहीं फिर उसकी पुत्री के हाथ में सत्ता चली जाती है। तो ये होता है मातृ सत्तात्मक परिवार। अब देखिए अगला हमारा है स्थान के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। तो स्थान के आधार पर यानी स्थान के आधार पर भी परिवार दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से? पितृ स्थानीय परिवार और दूसरा होता है मातृ स्थानीय परिवार। तो पितृ स्थानीय परिवार क्या होता है और मातृ स्थानीय परिवार क्या होता है? तो देखिए इसमें बच्चों बहुत ध्यान से सुनना है। विवाह के पश्चात यानी जो पितृ स्थानीय परिवार होता है इसमें जो विवाह होता है तो विवाह के बाद जो वधू होती है अर्थात कह सकते हैं जो बहू होती है वो पिता के घर में ही यानी अपने पितृ स्थानीय परिवार में पिता के घर में ही कह सकते हैं विवाह के पश्चात वधू वर के घर में जाकर रहती है। यानी जब विवाह होता है तो जो वधू होती है तो वह वधू अपने वर के घर में जाकर रहती है, तो इसे हम कहते हैं पितृ स्थानीय परिवार, यानी जहाँ पर पिता के स्थान पर वधू जाकर निवास करती है। और मातृ स्थानीय परिवार में क्या होता है कि विवाह के पश्चात जो लड़की होती है वो माता के घर में निवास करती है, और उसमें जो उसका वर होता है वो भी उसकी माता के घर में ही यानी कह सकते हैं कि अपनी ससुराल में ही जीवन यापन करता है। तो ऐसे परिवार को हम मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं। फिर अब आगे देखते हैं बच्चों, पांचवा हमारा स्टेप क्या है परिवार के वर्गीकरण के आधार पर? तो उत्तराधिकार के नियम के अनुसार, यानी उत्तराधिकारी जो होता है परिवार का वह कौन होता है? तो इसे उत्तराधिकार के नियम के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तराधिकार के आधार पर परिवार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है मातृवंशीय परिवार और दूसरा है पितृवंशीय परिवार। ठीक, यानी उत्तराधिकार के आधार पर उत्तराधिकारी कौन होता है परिवार का उसके आधार पर परिवार का वर्गीकरण किया गया है। तो मातृवंशीय परिवार, दूसरा होता है पितृवंशीय परिवार। तो मातृवंशीय परिवार में क्या होता है कि वंश जो होता है वो माता की पीढ़ियों के आधार पर चलता है, और इसमें क्या होता है कि इसकी एक मुख्य विशेषता होती है कि जो जायदाद होती है वो माता से पुत्री को हस्तांतरित होती है। यानी जो कह सकते हैं कि पहले मातृवंशीय परिवार की जो मुखिया होती है वो माता होती है, और जो परिवार का वंश होता है वो माता की पीढ़ियों पर चलता है, लेकिन माता की मृत्यु के बाद जो उसकी जायदाद होती है तो माता से पुत्री को हस्तांतरित हो जाती है। उसके अन्य परिवार की मुखिया कौन हो जाती है? उसकी पुत्री हो जाती है। या यदि परिवार में बड़ी बहू होती तो वो उसकी सत्ता की धारणी हो जाती है। और पितृवंशीय परिवार में क्या होता है कि वंश जो होता है वो पिता के वंश आधार पर पिता के वंश पर चलता है। यानी जो पितृवंशीय परिवार होता है वह वंश पिता के वंश पर चलता है तथा संपत्ति पिता से पुत्र को हस्तांतरित हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि आप जो परिवार का कार्यकर्ता होता है तो वह पिता होता है, और पिता की मृत्यु के बाद वंश पुत्र यानी जो वंश चलता है उसका तो पुत्र पिता के वंश पर ही पुत्र चलाता है, और उसकी मृत्यु के बाद यानी जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी संपत्ति होती है पिता की उस संपत्ति पुत्र के हाथ में हस्तांतरित हो जाती है। फिर आगे देखते हैं बच्चों, तो ये हमारे परिवार के स्वरूप हुए, यानी परिवार के कितने स्वरूप हैं? तो परिवार को 5 स्वरूपों में बांटा गया है अलग अलग। अब देखिए आगे देखते हैं परिवार का मुख्य प्राणी शास्त्रीय कार्य क्या होता है। परिवार का मुख्य प्राणी शास्त्रीय कार्य, तो इसमें देखिए परिवार के मुख्य प्राणी शास्त्रीय कार्य यौन इच्छाओं की पूर्ति, यानी परिवार का कार्य क्या होता है या मुख्य रूप से प्राणी शास्त्रीय कार्य क्या होता है? तो मुख्य रूप से प्राणी शास्त्रीय कार्य क्या होता है? यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, संतानोत्पत्ति करना और संतानों का लालन पालन करना, भोजन की व्यवस्था करना, जीवन की सुरक्षा, वस्त्रों तथा निवास की व्यवस्था करना ही परिवार का मुख्य प्राणशास्त्रीय कार्य होता है। यानी आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परिवार का मुख्य कार्य क्या होता है या परिवार क्यों स्थापित किया जाता है, परिवार क्यों बनाया जाता है। तो परिवार को स्थापित करने का कार्य क्या होता है? तो परिवार मुख्य रूप से लोग क्यों बनाते हैं? तो परिवार का मुख्य कार्य यौन इच्छाओं की पूर्ति होता है और उनके द्वारा संतानोत्पत्ति करना और संतानों का लालन पालन करना, भोजन की व्यवस्था करना, जीवन की सुरक्षा करना और वस्त्रों तथा निवास की व्यवस्था करना आदि ही परिवार का प्राणीशास्त्रीय अर्थ होता है। फिर आगे देखिए बच्चों,
परिवार के मुख्य सामाजिक कार्य कौन कौन से होते हैं, यानी परिवार के जो मुख्य सामाजिक कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो परिवार के मुख्य सामाजिक कार्य बालक का सामाजिकरण, यानी बालक को समाज में सामाजिकरण, यानी बालक को समाज से परिचित करवाना, और सामाजिक विरासत का हस्तांतरण, यानी जो सामाजिक विरासत होती है जो उसके कह सकते हैं दादा दादी से उसको मिलती है, उस विरासत को अपने पोते के ऊपर हस्तांतरित करना, यानी उसका हस्तांतर अपनी कह सकते हो संपत्ति को आगे आने वाले पीढ़ियों को हस्तांतरित करना व उसका प्रसार करना, यानी उसको बढ़ाना। सदस्यों को सामाजिक स्थिति प्रदान करना एवं जीवन साथी के चुनाव में सहायता प्रदान करना तथा सामाजिक नियंत्रण को लागू करना। यानी परिवार का जो मुख्य सामाजिक कार्य क्या होता है कि परिवार के मुख्य सामाजिक कार्य बालक का सामाजिकरण करना और सामाजिक विरासत को हस्तांतरण व प्रसार करना, फिर सदस्यों को सामाजिक स्थिति प्रदान करना एवं जीवन साथी के चुनाव में सहायता प्रदान करना तथा सामाजिक नियंत्रण को लागू करना ही परिवार का सामाजिक कार्य होता है। अब देखिए बच्चों, इसके आगे एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने आता है, प्रजाति किसे कहते हैं। यानी जातियाँ तो आपने समझ ली जाति क्या होती है, लेकिन अब देखिए प्रजाति क्या होती है। तो